जो पुलिस वालों के हाथ में, दिल्ली पुलिस के हाथ में एक लोहे की छड़ पकड़ा दी है, वो छड़ क्या है? आज ये तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अभी हुकूमत को एक वो देगी मैसेज, आक्रमण, और वो सारे यहाँ किसानों पे टूट पड़ेंगे। यहाँ किसानों के हथियारों की खबर आ रही है तो पुलवामा में तुम्हारे पास खबर नहीं है कि 350 RDX आ रहा है? आज वो खबरें क्यों नहीं आती? कॉल की दूरी है तो क्या कहेंगे इस पर? जी, हम तो ये कहते हैं मोदी जी फ़ोन कॉल क्यों करना चाहते हैं? मोदी जी क्यों चाहते हैं हमसे मीटिंग करना? लगातार मोदी जी की जो सरकार के लोग हैं वो हमें खालिस्तानी आतंकवादी बताते आए हैं। हम तो मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आज तक जो तुमने 10 मीटिंगें करी, क्या वो आतंकवादियों से करी? अगर आप आतंकवादियों के साथ बैठ करके चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तो आप लोग भी तो आतंकवादी हो गए। और मोदी सरकार क्या कह रही है कि मैं आपको फ़ोन नंबर दे रही हूँ, हमसे फ़ोन कॉल की दूरी की बात। यानी कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं मानती है ना कि हम लोग किसान हैं। तो ये डबल एजेंडा क्यों? ये दोहरी रणनीति क्यों? ये दोहरी राजनीति क्यों? एक तरफ तुम कह रहे हो खालिस्तानी है, एक तरफ कह रहे हो आतंकवादी है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम किसानों आओ और हमसे मीटिंग करो। आज अगर एक चीज़ रखो ना, अगर हम खालिस्तानी हैं तो फोर्स भेजो और उठवाओ हमें, और अगर हम किसान हैं तो अपने मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, उसके ऊपर से एजेंडा हटाओ अपना कि हमें जो खालिस्तान का टैग देती फिर रही है। तो इसी चीज़ से लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सरकार जो है वो खालिस्तान का एक एजेंडा चला रही है। एक्चुअल में यहाँ किसान बैठे हैं, और जो आपने कहा कि मुट्ठी पर किसान है, आपने देखा होगा कितनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ रखी हैं, उनको रोकने के लिए फेंसिंग कर दी गई। जो इतनी मजबूत इन्होंने फेंसिंग की हुई है, इतनी तो चाइना बॉर्डर पे करते तो आज माहौल वहाँ का कुछ और होता। अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन हमारी ना हड़पी जाती। आज लद्दाख पे हमारे सिख भाई जो मारे गए 22 जवान शहीद हुए, वो जवान शहीद ना होते। इतनी फोर्स तुम वहाँ दिखाते ना। आज हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि वो दूसरा देश है और हम दूसरे देश में खड़े हुए हैं। आज ये तारें जो लगाई गई हैं, किनको रोकने के लिए लगाई हैं? किसानों को रोकने के लिए। क्या इन तारों पर जा करके हमने भरतनाट्यम करना है? हमें क्या मतलब इन तारों से? ये किस चीज़ को डराने के लिए सरकार कर रही है? ये एक मुगलगी हुकूमत है। हमें तो लगता है मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाई है, वो जरूर जहांगीर से या आपके जो मोहम्मद गजनवी वगैरह जो सल्तनत के बंदे रहे हैं, मुगल शासक, उनसे इंस्पायर्ड हो चुके हैं। कोई ना कोई खाली टाइम पे बैठ के किताब पढ़ते होंगे और उनकी हुकूमत यहाँ पे अप्लाई करते फिर रहे हैं, लगा कील लगा करके, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके। ये एक मुगल शासक बन चुके हैं, और उसी मुगल शासक के साथ साथ इन्होंने देखा होगा तलवारें हाथ में पकड़ा दी पुलिस वालों के, लोहे की लंबी लंबी सी। जो पुलिस वालों के हाथ में, दिल्ली पुलिस के हाथ में एक लोहे की छड़ पकड़ा दी है, वो छड़ क्या है? आज ये तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अभी हुकूमत को एक वो देगी मैसेज, आक्रमण, और वो सारे यहाँ किसानों पे टूट पड़ेंगे। आज मुद्दा क्या है? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज दिल्ली पुलिस की जो अपनी एक अस्मिता होती थी, एक इज्जत होती थी, आज वो साख को इन्होंने दांव पे लगा दिया। हमें तो ऐसे लग रहा है थोड़े टाइम बाद दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, वो घोड़ों पे यहाँ घूमते हुए बोलेंगे कि आओ जी आओ, देखो हम एक फरमान लेकर के आए हैं, सल्तनत का फरमान है, ये खाली हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दीवारों में चुनवा देंगे। आज ये पूरा माहौल क्या बनाया जा रहा है? परंतु जिस प्रकार से आपको हमेशा से खालिस्तानी बोलते आए हैं, खालिस्तानी जो लाल किले पर जो भी 26 तारीख को हो, उससे तो ये बात साबित भी हो गई है। अब देखिए, आज मैं एक बात बताऊं, ये तो खालिस्तानी का टैग देना है। आज ये कहते हैं हमने खालिस्तान बनाना है, ये यही कहते हैं ना कि भैया सिख कौम के लोगों ने खालिस्तान बनाना है। ये 80% होके हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, हम 2% होके कहाँ से खालिस्तान बना लेंगे? आप मुझे ये बात बताइए, 80% आबादी हिंदुओं की है, आज मोदी समाज के समर्थकों की है। जब वो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सर्वधर्म सम्मानीय देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें ये टैग लगा देना, ये कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने की साजिश है सरकार के द्वारा। अगर ये मुसलमानों ने आंदोलन खड़ा किया होता तो ये आतंकवादी का टैग लगाते। सिखों ने अगर पंजाब की पहल करी है तो इसलिए इन्होंने खालिस्तान का पहले एक एजेंडा तैयार कर रखा था, उस एजेंडे पे लगातार ये बरकरार है अपने मंसूबों को कामयाबी करने के लिए। परंतु 6 तारीख को जो चक्का जाम होगा, अगर तब भी ऐसी कोई हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी, तब क्या करेंगे? देखिए जी, मैं तो ये अगर आप मेरी निजी राय माने, मैं इस 6 तारीख को चक्के जाम के समर्थन में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे तो इनके मंसूबे दिख गए। जो घर बैठे आदमी पे अटैक कर रहे हैं, आपने सिंधु बॉर्डर पे देखा, वहाँ अटैक किया। आपने गाजीपुर में देखा, जो इनके नंद किशोर जी हैं, वो यहाँ 300 आदमियों को लेकर के आ गए। अरे यार, जो हमें घर के अंदर सुरक्षित नहीं रहने दे रहे, वो हमें सड़कों पर निकलने पे क्या सुरक्षित रहने देंगे? इनको तो मौके मिलेंगे, अपने बंदों को भेजकर बस से टुड़वाएंगे, अपने बंदों को भेजकर महिलाओं के साथ जो आपत्तिजनक हरकतें हैं ये वो लोग करेंगे, और बाद में उसका ठिकरा किसके ऊपर मर देंगे? किसानों के ऊपर। आपको बता दूं, मैं नव भारत टाइम्स में आज खबर आई है, जो ये अखबारों की कटिंगें होती हैं, उसमें खबर दी है इन लोगों ने कि किसानों के पास जो है जत्थेबंद जो किसान हैं, इनके पास हथियारों का जखीरा है, और ये 6 फरवरी को बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं। आज एक छोटी सी बात बताइए, जब इतने गोदी मीडिया ने पहले ही एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, आज अगर वो जत्थेबंद में बंदूकें हैं तो आओ और पकड़ो, तुम्हारी इंटेलिजेंसी फेलियर कहाँ है?
तुम्हारी इंटेलिजेंसी कहाँ है आज? आज तुम लोग इतनी मिलिट्री यहाँ लगा के बैठे हो, पूरा आपने फेंसिंग कर दी। उन मिलिट्री को बोलो आओ ये तंबू पाड़े और तंबू में दिखाएं कहाँ हथियार किसानों ने रखे हुए हैं। जब तुम्हारे पास रिपोर्ट है तो तुम दंगों को रोको ना। आज वो क्यों बोला गया? वो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि 6 तारीख को हम अपने बंदों को भेजेंगे, माहौल ख़राब करेंगे और बाद में कह देंगे हमने तो देखो जी इसकी भविष्यवाणी 2 फरवरी को कर दी थी, ये किसानों के पास बंदूकें हैं, हथियार है, सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास इतनी यहाँ किसानों के हथियारों की खबर आ रही है तो पुलवामा में तुम्हारे पास खबर नहीं है कि 350 RDX आ रहा है? आज वो खबरें क्यों नहीं आती? तो ये इन शॉर्ट में नैरेटिव सेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा किसानों के आंदोलन को खराब करने का। और 6 तारीख को अगर यहाँ पे ऐसा कोई चक्का जाम होता है तो आप बिल्कुल देख लेना, ये माहौल खराब करने में कोई कसर पीछे नहीं हटेंगे। आपने लोकतंत्र की बात करी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अब मीडिया के जो लोग हैं पत्रकारों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूँ वो मनदीप पुनिया भाई को सलाम है। आज उस बंदे ने जो इनको चेहरे को एक्सपोज किया, उसने अमन डबास के नाम को लेके आया, सारे बंदों को उसने एक्सपोज किया, पहचाना कि ये बीजेपी के एजेंट है जिन्होंने सिंधु बॉर्डर पे हंगामा किया। आज सारी बातों की एक बात, इतना भारत का मीडिया खरीदने के बाद भी एक लोकल पत्रकार से आपको डर है। ये डर हमें अच्छा लगा मोदी साहब, ये डर हमें अच्छा लगा। आज मोदी सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, जो एक लोकल पत्रकार को उठाती है। आज ये पत्रकार को उठा रही है, कल वक्ताओं को उठाएगी, हम जैसे बंदों को उठाएगी। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज जब एक सरकारें आम आदमी से डरने लग जाएं तो आप समझ लो कि तानाशाही उनकी लंबी नहीं चलने वाली। आज हुकूमत में हड़बड़ा करके वो सारे फैसले गलत पे गलत लेते जा रहे हैं। इनके बजट के ऊपर भी जो कल आई हैं नीतियाँ, हम तो उसके भी खिलाफ हैं। जो इन्होंने बजट बनाया उसमें LIC को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन हाथों में बेच दिया, 74% उसकी हिस्सेदारी खत्म कर दी। आज जो एक LIC का एक आपको पता होगा टैग लाइन थी कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ऐसे ही मोदी सरकार के माथे पे जो कलंक है ना, वो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी रहेगा। समझ रहे हो बात आप? ये इनके ऊपर कलंक रहेगा कि इन्होंने LIC को बेच दिया। क्योंकि भारत के इतिहास में जब जब भारत देश डूबा है, जब जब भारत बर्बाद हुआ है, जब जब भारत की एक बैकफुट पे आना पड़ा, अर्थव्यवस्थाएं डाउन हुई हैं, उन सारी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने का काम किसने किया? उन सारी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम LIC ने किया। इन्होंने वो LIC बेच दी। मेरी बात समझ रहे हो बात? अब इन्होंने आपको ये भी बता दूं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस निकाला है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस के तहत ये पेट्रोल को 2.5 रुपये लीटर बढ़ा रहे हैं और डीजल को 4 रुपये लीटर बढ़ा रहे हैं। और ये कह रहे हैं उससे जो कलेक्शन होगी वो हम किसानों के फेवर में काम करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे, जो वहाँ से एजुकेशन एग्रीकल्चर सेस के रूप में पैसा इकट्ठा किया जाएगा। अब ये भी गरीब आदमी पे मार है। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज क्या है, आज इन्होंने जो एक प्रावधान बना रखे हैं वो किसानों को दबाने की हैं। किसानों के पक्ष में तो कोई प्लान नहीं बनाया। क्या आज इन्होंने पूरा भारत बेच दिया? आपको दिख रहा होगा। मैं उसके ऊपर भी 4 बात कहना चाहता हूँ अगर आप कहें तो। आज मोदी सरकार कहती है कि लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने देश बेच दिया। लगातार ये सवाल मीडिया में उठते रहते हैं, सब भाई लोग कहते हैं मोदी सरकार ने देश बेच दिया। मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ, जिस इंसान ने ज़मीर बेच दिया, जिस इंसान ने ईमान बेच दिया, जिस इंसान ने अडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता का सम्मान बेच दिया, जिसने शादी के बंधन का धागा बेच दिया, समझ रहे हो बात? आज उस आदमी से उम्मीद कर रहे हो वो देश नहीं बेचेगा? जिसने पूरे धर्म को बेच दिया, व्यापार बढ़ा दिया, तो ऐसे आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिसका ज़मीर मर गया, ज़मीर बेचने वाला आदमी देश को क्या समझेगा? तो देश बेचना तो बड़ी मामूली बात है उनके लिए। अमेरिका की ही एक स्टार है रिहाना, और मैं बात करूँ एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट भी हैं ग्रेटा थनबर्ग, अगर आप जानते हो, तो उन्होंने भी अब किसानों के समर्थन में बात कही है कि हम किसानों के बारे में बात क्यों नहीं करें। अब इसमें 2 सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि कंगना रनौत ने जो जवाब दिया है वो यह दिया है कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं जो भारत का बंटवारा करना चाहता है और जो चाहता है कि चाइना भारत पर कब्जा करे। आपने देखा होगा अगर फौज लड़ाई करती है, अगर इधर से फौज लकड़ियों वाली है, लाठियों वाली है, तो यहाँ से कौन सी आएगी? लाठियों वाली। अगर उधर से फौज आएगी कौन सी? बंदूकों वाली, तो यहाँ से बंदूकों वाली। अगर इधर से फौज आएगी तोपों वाली, तो यहाँ से फौज लड़ेगी तोपों वाली। इन तोपों के लिए हमारे मोदी जी ने बॉलीवुड का यूज़ कर लिया। आपने जिन महिला का क्या नाम था उसका, आपने रिहाना का, जिस आपने रिहाना का बोला उसने किसानों का समर्थन किया ना, तो आज यहाँ पे आपको पता होगा 3 आदमी मोदी जी ने उतार दिया। अजय देवगन उतार दिया, अक्षय कुमार उतार दिया, सुनील शेट्टी उतार दिया कि ले भैया अब तू उनको जवाब दे। ये तीनों बंदे किसानों को कह रहे कि ये फेक प्रोपेगेंडा है। आपको बता दूं मैं, ये आज जो हमारे को उन्होंने रिहाना का इस्तेमाल किया, विश्व वालों ने जो किसानों को सच्चा दिखाया, तो मोदी जी ने बोला अब रिहाना को जवाब हम तो दे नहीं सकते, तो उतारो अक्षय कुमार को। बड़े सवाल पूछते हैं, आम चूस चूस के खाते हो, कैसे खाते हो? अब बेटा जा तू उसको जवाब दे, रिहाना को जा तू, बेटा अजय देवगन जा तू उसको जवाब दे। आज इन्होंने उसको बॉलीवुड का यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब मोदी सरकार के पास हर एक चीज़ का जवाब है।
आप इधर से बम फेंकोगे, ये उधर से बम फेंकेंगे। नहीं, सरकार ने भी इसके बारे में कहा है। सरकार ने उल्टा जो ऐलान किया है या बयान जो दिया है अपना, उन्होंने कहा है कि बिना तथ्यों के आप बात मत कीजिए हमारे देश के बारे में। आज सरकार ने तो उनको भी कह देना थोड़े दिन बाद वो खालिस्तानी प्रमोटर हैं। सरकार ने तो रिहाना को भी बोल देना ये यहाँ से फंडिंग करती फिर रही है। समझ रहे हो बात? ये फंडिंग की सरगना है पूरी की पूरी, जो जम के बैठी हुई है। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो भी किसानों के पक्ष में खड़ा होगा, सरकार को कोई ना कोई एजेंडा तो चलाना है। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज सरकार ने एजेंडे सेट कर रखे हैं कि हमारे पास हर बात का जवाब होगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो देश विरोधी हैं। आज इनके जो आरएसएस के बंदे हैं वो देश विरोधी हैं। आज ये संघी लोग जो हैं देश को तोड़ने का पूरा काम कर रहे हैं। आज बॉलीवुड को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप देश बचाने के लिए सिर्फ यही अपील कर सकते हो कि आज जन जन के लोगों को यहाँ उतरना पड़ेगा और सड़कों पर बैठना पड़ेगा। जो लोग किसान नहीं हैं आज वो लोग भी धरती पर आएँ, सड़कों पर चक्के जाम करें, पर वो चक्के जाम की इन्फॉर्मेशन इनको पहले ना दें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अगर पहले दी तो ये फिर दंगे करवा देंगे। तो जो बोला गया है कि इकबाल सिंह और दीप सिद्धू, अब इनाम रख दिया गया है 50,000 और 1 लाख रुपए का। आज जो आदमी खुलेआम सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बना के अपनी सफाइयाँ पेश करता फिर रहा है, तो आप उसके लिए इनाम घोषित काहे कर रहे हो? वो बंदा इतना कांड करने के बाद भी इतने दिन सिंधु बॉर्डर की तरफ घूमता रहा, तब तुमने क्यों नहीं पकड़ा? आज तुम इनाम घोषित कर रहे हो। आज एक आदमी को तुम पहले अंडरग्राउंड कर दो और उसके बाद तुम इनाम की सूचनाएं रख दो। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा तो उन्हें बचाने का था। जब उनको बचा लिया गया तो बाद में ये प्रावधान निकाल दिया कि लो जी अब हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार की, ये रणनीतियाँ हैं और किसान उसमें फंसने वाला है नहीं, जितनी मर्जी रणनीतियाँ अपना ले। रामगोपाल यादव हैं जिन्होंने कहा है कि जितनी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है, जो सिक्योरिटी यहाँ है, वो पाकिस्तान भी होनी चाहिए, पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है। आज बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि ये फेंसिंग चाइना पे होनी चाहिए। वो तंज है सरकार के लिए, वो एक तंज है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉर्डर नंगे पड़े हैं, वहाँ पे कोई बैरिकेटिंग नहीं है या वहाँ सफाई नहीं खड़े हुए, वहाँ पे भी बहुत फोर्स है। पर ये तंज है कि आप एक देश में रह करके एक यूपी और दिल्ली को बांट दोगे।